सर क्वेश्चन बोले हैं? हाँ, क्वेश्चन वर्क का है ना? हाँ सर, वही जो न्यूमेरिकल्स वाला। सर, ठीक है। boy takes 3 minutes to lift a 20-liter water bucket from a 20-meter deep well, while his father does it in 2 minutes. Compare the work and the part developed by them. और फिर सेकेंड है how much work each does. तो सर वो वर्क और पार्ट तो निकल गया था, पर how much work each does वो नहीं निकल पा रहा था। दोनों जो है ना, हाँ सर, वो उसका आंसर केजी जूल दिया ठीक हुआ है, है। मास दिया हुआ है फादर का और सन का। नहीं सर, वो तो निकालेंगे ना। नहीं नहीं, फादर और सन का मास मेंशन किया है? नो सर। नहीं किया है तो दोनों सेम वर्क करेगा। देखो, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई जो चीज को लिफ्ट किया जा रहा है उस पे कितना वर्क हुआ। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस मतलब सर। मान लो कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो 100 न्यूटन का फोर्स फादर भी लगा रहा है, सन भी लगा रहा है। और कितना हाइट तक राइज कर रहा है, दोनों सेम हाइट तक राइज कर रहे हैं, तो दोनों सेम वर्क करेगा, इसलिए वर्क का रेशियो 1:1 ही होगा। 1:1। हाँ, वर्क का रेशियो 1:1 होगा। तो यहाँ पे यही बोलेंगे कि यहाँ पे फादर और सन जो है दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, इसलिए रेशियो क्या होगा, 1:1। ठीक है। यस सर। कोई डाउट है अभी भी? निकाल के भी देख सकते हो, सेम आएगा, है ना? सो वो तो सेम आया है, और फिर पार भी 2:3 आ गया है, पर वर्क डन बाय ईच उसमें नहीं बन पा रहा है। वर्क डन का वैल्यू निकाल लो ना। वर्क डन का मतलब क्या, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल दो, mgh हो जाएगा। ठीक है सर। mgh वैल्यू लिख दो, हो जाएगा। समझे? हाँ सर। ठीक है, यही करो, आ जाएगा वैल्यू। और कोई डाउट है बताओ? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। कंफ्यूजन लगता है दूर नहीं हुआ, बड़ा धीरे बोल रहे हो। सर वो कौन? पार्ट सॉल्व कर लेंगे। हाँ, सॉल्व कर लेना बाद में, ठीक हाँ है, यही ठीक है होगा। सर। ठीक है। चलो, हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए। देखोगे, एक चार्ट बना रहे हैं, और यहाँ डेफिनेशन भी रहेगा, फॉर्मूला भी रहेगा, आप समझो इसको। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का, एक हो गया ग्रेविटेशनल एनर्जी, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, इसका भी दो टाइप है। एक ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल ओहो, यहाँ ग्रेविटेशनल लिख दिया है, हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना था, सॉरी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखोगे फॉर्मूला इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है mgh, इसका फॉर्मूला है हाफ px², इसका फॉर्मूला है हाफ mv²। और डेफिनेशन का यदि हम लोग बात करें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेटस के कारण, स्टेटस मतलब किस पोजीशन में, तो अपने स्टेटस के कारण जो एनर्जी पॉजेस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये होगा
ड्यू टू स्टेटस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होगा किस कारण से? ड्यू टू चेंज इन या पोजीशन फ्रॉम पोजीशन और हाइट और हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये होगा ड्यू टू चेंज इन शेप। ये है ड्यू टू मोशन। देखो ध्यान देना, ये जो एक चार्ट बनाए हुए हैं यहीं से सारा हम डेफिनेशन समझाने वाले हैं। आप लोग बोलोगे तो डेफिनेशन लिखाएंगे या फिर आप खुद लिख लेना, बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो समझिए क्या है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का क्या अलग अलग फॉर्म है। तो एक है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी दो टाइप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो इसके डेफिनेशन पे आते हैं, फिर फॉर्मूला हम लोग डेराइव भी करेंगे इधर। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग डेराइव करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सिचुएशन या स्टेटस के कारण एनर्जी पॉजेस करता है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो सकता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब बात ये आती है कि सर किस तरह का स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस का क्या मीनिंग है? तो स्टेटस का मीनिंग ये कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड में ना रह के ग्राउंड से कुछ हाइट में है, तो इसका पोजीशन क्या है या सिचुएशन क्या है कि वह ग्राउंड से कुछ हाइट में है, इसके कारण एनर्जी होगा। कोई एक ऑब्जेक्ट जैसे रबर बैंड, वह इसको क्या किया गया है? स्ट्रेच किया गया है, मतलब इसका शेप चेंज किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। इसका सिचुएशन ऐसा या स्टेटस ऐसा कि भाई अपना ओरिजिनल शेप में ना रहते हुआ स्ट्रेच किया गया है या स्प्रिंग ही है, कंप्रेस किया गया है, तो इसका स्टेटस ऐसा है। तो इस कारण से भी उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है कि रबर हम लोग इस तरह से खींच के, यदि एक पत्थर यहाँ पे रख के यदि हम इस तरह से छोड़े कैटापुल्ट जैसे, कैटापुल्ट में तो छोड़ते हैं तो पत्थर क्या होता है? बहुत दूर तक आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे वर्क तो हो रहा है, इस एनर्जी के कारण हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये मैकेनिकल एनर्जी के कारण। फिर और एक सिचुएशन का बात है क्या? मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्टेटस उसका कैसा है? मोशन में। तो मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं, ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन एंड ड्यू टू चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन के कारण या शेप में चेंज होने के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होता है या स्टोर्ड उसमें रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोजीशन का जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट का बात करते हैं। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा हुआ है ऐसे, इसमें एनर्जी नहीं, लेकिन यही ऑब्जेक्ट यदि किसी हाइट में है, किसी हाइट में रखा गया है, मतलब इसके पास एनर्जी है, इसको यदि रिलीज कर दे, छोड़ दे, तो ये नीचे की ओर जाएगा,
नीचे की ओर जाएगा और नीचे जो भी चीज रहेगा उसको जोर से धक्का लगाएगा, ठीक है। और इसी तरह का हाइट के ही कारण इसके पास एनर्जी है। यदि हम कोई एक हैमर ही या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से ऊपर ला के छोड़ दी तो नीचे जाएगा, कुछ ऐसा चूर करने वाला चीज रहेगा तो चूर करेगा। तो यहाँ पे तो वर्क हो रहा है, और यहाँ पे किस कारण से वर्क हो रहा है? ऑब्जेक्ट में हाइट के कारण उसमें एक एनर्जी स्टोर है। तो हाइट के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी दो कारण से हो सकता है। हाइट के कारण यदि होगा तो हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ऑब्जेक्ट में यदि शेप चेंज करने के कारण उसमें एनर्जी स्टोर्ड है तो हम लोग बोलेंगे इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शेप चेंज करने के कारण कैसे हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। एक बो, एक धनुष, ठीक है, जैसे क्या करते हैं एरो लगा लेते हैं और उसका जो स्ट्रिंग है इस तरह से खींचते हैं तो शेप तो चेंज हो गया बो का, धनुष का, ये जो मान लो कि बांस का बना हुआ है। तो जैसे इसको हम रिलीज करते हैं तो शेप चेंज करने के कारण बो में एक एनर्जी स्टोर्ड था। जैसे ही जैसे ही हम एरो को छोड़ते हैं वो आगे की ओर मूव करता है। किस कारण से? क्योंकि वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड था उसी पोटेंशियल एनर्जी को वो लेके या उसी के कारण क्या हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो शेप चेंज होने के कारण ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओवरऑल यदि सिर्फ आपका डिफाइन करने दिया व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी तो बोलोगे एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे, बताओगे अभी? किन्हीं को दिक्कत है पोटेंशियल एनर्जी में? बताओ। ठीक है ना? जवाब दो कोई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यदि है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। mgh मतलब मास पे, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और h फॉर हाइट पे। तो चलो इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, डेराइव करने भी दे देता है, ठीक है। तो उसमें और एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं आगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसका न्यूमेरिकल्स आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये 11 12 में आप पढ़ोगे, लेकिन चलो समझ लेते हैं क्या है फॉर्मूला। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जैसे रबर ही, कैटापुल्ट में रबर है, जितना ज्यादा हम डिस्प्लेस्ड किए हैं रबर को, मतलब जितना लंबा हम खींचे हैं उतना ज्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगा। और के क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट है। कोई कोई रबर क्या है, मान लो कि लूज होता है, काफी लूज होता है, थोड़ा सा फोर्स लगाया वो इतना दूर तक खिंचा के, मतलब जो लूज है उसमें कम एनर्जी स्टोर होगा, और जो टाइट है मतलब थोड़ा सा भी आप मूव करने के लिए जब बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर भी होता है। तो रबर का यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो रबर टू रबर क्या है, उसमें इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। तो इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें ज्यादा स्टोर होगा। ये कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कर देता है और बोल देता है कहां तक हम डिस्प्लेस किए, ठीक है। दूसरा है कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे, जैसे मान लो कि एक बुलेट इस तरह से आया, व्हाइट बोर्ड मान लो कि चीरते हुए चला गया, ठीक है। मान लो कि ये हमारा काम था कि भाई इसको हमको तोड़ना है या फिर इसको होल करना है, तो बुलेट होल कर दे रहा है, यहाँ पे एक काम तो किया, ठीक है। तो
यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो भी काम हुआ किस कारण से हुआ, बुलेट के किस प्रॉपर्टी के कारण हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें जो मोशन है, सिर्फ बुलेट हम ऐसे यदि हम टच करा देते, सिर्फ हाथ से लेकर हम टच करा देते, वो होल तो होगा नहीं, काफी स्पीड से आ रहा था, इसलिए क्या है, इसको होल्ड करके वो आगे निकलेंगे। मतलब मोशन के कारण ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी होता है, मोशन के कारण ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। डिफाइन करेंगे हम लोग, एनर्जी possessed by any object by virtue of its motion is called kinetic energy। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट and directly proportional to square of the velocity of the object। ठीक है, तो आप ये खुद समझ सकते हो कि यदि एक मान लो कि बॉल है, एक दूसरा बॉल है, एक 100 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का है, मास एक का डबल है, यदि हम सेम स्पीड इस पर रख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो बड़ा जो बॉल है जिसका मास डबल है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में डबल होगा कि 4 टाइम्स होगा कि सेम रहेगा, क्या होगा बताओगे? आप लोग में से एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम का, एक दूसरा है 200 ग्राम का, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हम कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, मास हम डबल किए हैं, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, पहले का डबल होगा कि 4 टाइम्स होगा कि सेम रहेगा? डबल डबल। ठीक है, सिंपल। चलो सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं, अब मास को कांस्टेंट रख रहे हैं, मास को कांस्टेंट रख रहे हैं, दोनों बॉल का मास सेम है 100 ग्राम, दोनों बॉल का मास है 100 ग्राम, एक का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यदि हम डबल कर दिए हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा पहले के कंपैरिजन में? 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह का कई क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, आपको देगा कि भाई वेलोसिटी डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, ट्रिपल कर दिए तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 टाइम्स हो जाएगा। फिर बोलेगा वेलोसिटी यदि हम लोग हाफ किए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा। वेलोसिटी हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला के अनुसार चलो आप समझिए इसको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे। हो गया सर। अच्छा, इसका डेफिनेशन हम लिखाएं कि लिख लोगे जो भी अभी हम समझाए? लिख लेंगे सर। ठीक है, और सबसे पहले एनर्जी को डिफाइन करना, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी, यहाँ पे चैप्टर ही पढ़ रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, मतलब आपके पास एनर्जी है, इसका मतलब आप काम कर सकते हो। 2 दिन से भूखे हो और आपको एक फिजिकल लेबर हम बोलेंगे पुशअप करो 100 टाइम्स, काम करो इतना मेहनती काम, शायद आप ना कर पाओ। ठीक है, बोलोगे कि नहीं सर एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं है इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए डिफाइन कैसे किया गया एनर्जी को, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी और वर्क का दोनों का SI यूनिट सेम है, जूल। ये हम डिस्कस किए हुए हैं कि जितना वर्क हम लोग करते हैं, यदि 10 जूल वर्क किए इसका मतलब 10 जूल एनर्जी यूटिलाइज होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। हम लोग जहां पे भी जिक्र करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला हमको डेराइव करना होगा। ठीक है, तो इसका चलो हम लोग फॉर्मूला
कहां से आया देखते हैं। देखोगे पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं एक्सप्रेशन का, यदि क्वेश्चन ऐसा दे दे, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, सेम यही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, इसलिए दो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, और डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो काफी आसान है, 2 लाइन का ये प्रूफ है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ लिखना होगा आपको। एज्यूम करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, एज्यूम करते हैं कि एक m kg का, m मास का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की ओर, और इसका वेट कितना होगा mg। चलो हम बात करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कुछ हाइट तक ले गए, मान लो कि इसको उठा के हम यहां तक ले गए, कितना हाइट तक ले गए, h हाइट तक। m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको हम उठा के ले गए, h हाइट तक ले गए। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि इस पे वर्क डन कितना हुआ। देखोगे वर्क डन, तो आप बोलोगे कि वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू F डॉट S cos थीटा। F कितना फोर्स लगाना होगा ऊपर की ओर ले जाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट का जितना वेट है, वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है mg, उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना होगा, mg से स्लाइड थोड़ा ज्यादा, तो mg ही हम लोग लेते हैं, थोड़ा ज्यादा तो क्या कितना हम लोग, तो कितना हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर उसको उठाने के लिए, F के जगह पे बोलेंगे mg। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h हाइट तक ले गए, दैट इज यहां से यहां तक के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है h। और जिस यदि हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड भी हो रहा है ऊपर की ओर, तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cos 0। क्या आया देखो, mgh into 1 दैट इज mgh। अब देखो ध्यान देना, वर्क डन का वैल्यू आया mgh, और ध्यान दे दोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर उठाया जा रहा है, मतलब वर्क डन आप कर रहे हो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए आप यहीं पे लिख दो द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh। सेकंड क्वेश्चन के आंसर होगी। लेकिन हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U, आपके बुक में कैपिटल U से डिनोट किया गया है ICSE में, बाकी CBSE बोर्ड के बुक में PE लिखता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और काइनेटिक एनर्जी के लिए K डॉट E काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आपके बुक काइनेटिक एनर्जी को लिखा है कैपिटल K से डिनोट किया, तो आपके बुक को ही फॉलो करते हैं, है ना। तो अब देखो, जब हम बोलेंगे कि भाई यदि mgh वर्क हुआ, मान लो कि 10 जूल वर्क हुआ, तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि भाई एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक ले गए, यदि हम 10 जूल वर्क किए, तो वो 10 जूल एनर्जी जो यूटिलाइज हुआ वो कहाँ गया, तो वो 10 जूल एनर्जी जो है
वह एक दूसरे फॉर्म में स्टोर्ड है। किस फॉर्म में? तो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जितना वर्क डन है। कितना? mgh। तो इसलिए यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे और लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। लिखेंगे यहाँ पे, देखोगे द एनर्जी यूटिलाइज इन द वर्क डन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जितना वर्क डन में एनर्जी यूटिलाइज हुआ वही ट्रांसफॉर्म हुआ, वही बदला किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, U potential energy equal to mgh, hence proof। ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। लेट अस कंसीडर an object of mass m and it is lifted to a height h from earth surface। ठीक है, ये है। कहीं दिक्कत है तो बताओ, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। चलो वेरी गुड। कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए सर। ठीक है, मिटा दें? मिटा रहे हैं ना? यस सर। देखो, एक स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। देखो क्या करता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्या करता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u और इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, इसका वेलोसिटी मान लो कि इंक्रीज किया और इसका वेलोसिटी हो जा रहा है v। ठीक है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड था, फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है v मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये बताओगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? हाफ mu²। हाँ बिल्कुल, हाफ mu²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओगे? हाफ mv²। हाफ mv²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? क्या ये होगा? फाइनल mu² माइनस हाफ mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv² माइनस हाफ mu², ये होगा ना? यस सर। तो देखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक फोर्स यदि वर्क
कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स द्वारा कोई भी फोर्स अप्लाई हुआ है और उसमें जो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसमें कितना वर्क डन हुआ, तो हम बोलेंगे इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, मान लो कि 10 जूल, बाद में कितना हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी, पता चल रहा है कि 30 जूल। तो कितना एनर्जी में चेंजेस कितना आया, 10 से 30 हो गया, मतलब एनर्जी उसका कितना इंक्रीज किया, 20 जूल। तो हम बोलेंगे फोर्स 20 जूल का वर्क किया, क्योंकि जितना वर्क वो किया है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, है ना। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? स्टेटमेंट समझ गए? स्टेटमेंट समझ गए जी? यस सर। चलो ठीक है, हम लोग प्रूफ करते हैं। Change in kinetic energy. That is W equal to half m v square minus half m u square। ठीक है, ये है। देखो इसका प्रूफ करते हैं। एज्यूम करते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, लिख लोगे खुद से स्टेटमेंट, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकंड। बाद में इस पर फोर्स अप्लाई करने के कारण, मान लो कि कोई फोर्स हम अप्लाई किए थे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो तभी चेंज हो सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, तो फोर्स तो अप्लाई करना ही होगा। फोर्स अप्लाई करने के कारण इसका वेलोसिटी चेंज होके हो जा रहा है v मीटर पर सेकंड। तो अब देखो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सपोज डिस्प्लेसमेंट है s डिस्प्लेसमेंट है। तो यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालना चाहे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v हो जा रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। एज्यूम करते हैं एक्सेलरेशन a। जो जनरल जितना भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं, जनरल मतलब जो सिंबल है जनरल मीनिंग रखता है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन। तो हम लोग बोलेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए cos 0 cos 1 cos 0 का वैल्यू जो 1 तो आएगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पे हमको तो जरूरत पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग निकाला। सेकंड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है, टाइम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या बोल सकते हैं,
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे देखो तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। s यहाँ रखे तो 2a डिवाइड होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये s का वैल्यू है। ठीक है, ये है। अब देखोगे, अब यदि हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो ये आया, अब हम जानना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट पर वर्क कितना हो, तो हम बोलेंगे कि वर्क इक्वल टू W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, m a। हम लोग को पता है कि बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू m a होता है। s को चलो एज इट इज लिखते हैं, सिंस F इक्वल टू m a। अब इक्वेशन 1 से क्या करो, s का वैल्यू पुट करो, तो क्या आ रहा है देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, बगल में लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो a कट जा रहा है, फिर 2 है, चलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ, m भी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तो प्रूफ करना था, देख लो। अब ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे तो आएगा ना, w इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। यही लाना था कि नहीं, देख लीजिए, दैट इज वर्क डन। इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख सकते हो, लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख दो, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही है, देख लीजिए, प्रूफ समझ गए इसका। यस सर, ठीक है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, ध्यान देना, वर्क एनर्जी थ्योरम जो आप प्रूफ किए, क्वेश्चन कभी दे देता है प्रूफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यहीं से प्रूफ होगा। अभी जो हम लोग प्रूफ किए यहीं से प्रूफ हो जाएगा, देखोगे कैसे। इसको मिटा रहे हैं, देखो इसका, चलो हम स्टेटमेंट दिखा दे रहे हैं, स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन था स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, स्पेस है हमारे पास, तो लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर an object of mass m moving with initial velocity u meter per second and after applying a force F, its velocity becomes v मीटर पर सेकंड। ये आप लिख सकते हो, a is the acceleration and s is the displacement of the object। अब देखो ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा स्पेस रखे हुए हैं, समझा लेंगे इसको, फिर हम लास्ट स्टेटमेंट भी लिखाएंगे। देखोगे
जब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप डेराइव कर रहे हो, ठीक है, तो अभी आप क्या देखे, वर्क डन, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट में कितना वर्क डन हुआ, हाफ m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट में जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट देखोगे, कोई एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मास पता है, मान लो कि 1 kg। तो कभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट का पहले का वेलोसिटी कितना होता है? हम लोग कभी ये डिस्कस नहीं करते हैं। हम यही मान के चलते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड जब इसका वेलोसिटी हुआ है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के ही अनुसार, इस वेलोसिटी के अनुसार इसके पास काइनेटिक एनर्जी, और ये 10 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी जो हुआ, इसका एनर्जी इंक्रीज कराते गया है। कब से? 0 मीटर पर सेकंड से। मतलब वो रेस्ट में था, उस समय से फोर्स लगा या एनर्जी यूटिलाइज हुआ, 1 मीटर पर सेकंड हुआ, 2 मीटर पर सेकंड हुआ, या 10 मीटर पर सेकंड लास्ट में गेन किया। मतलब 10 मीटर पर सेकंड यदि इसका हुआ है वेलोसिटी, अब इसके पास 10 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी जो आया, तो इस पे वर्क जो हुआ होगा, कब से वर्क हुआ होगा? जब यह रेस्ट में था, तब से हुआ होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जिक्र करते हैं कि अभी जो वेलोसिटी है उसी के अनुसार काइनेटिक एनर्जी रहती है, और यही मान के चलते हैं कि ये रेस्ट में था और वहां से उसका एनर्जी को बढ़ाते गया। तो इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जब भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। मतलब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे, देखोगे यहाँ पे लिखेंगे इफ, ये अभी बस हम इन ब्रैकेट लिख रहे हैं, बाद में अच्छे से फेयर भी लिखा देंगे। इफ u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, तो ये जब 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा देखोगे, हाफ mv स्क्वायर, सिर्फ आएगा w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब आपका आएगा हाफ mv स्क्वायर। अब ऑब्जेक्ट में जो वर्क डन हुआ, ये ऑब्जेक्ट हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मान रहे हैं और रेस्ट में था, और उस समय से उसका फोर्स लगा के उसका वेलोसिटी बढ़ा के हम कर दिए v मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट में जितना भी वर्क डन हुआ है, उसमें जो भी एनर्जी यूटिलाइज हुआ, वो एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में है। किस एनर्जी के फॉर्म में है? तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए W के बदले में सीधे क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ mv स्क्वायर। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे प्रूव करेंगे? इसमें दिक्कत है तो बताओगे? हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मिटा रहे हैं, फिर हम आगे का हम लिखवा देंगे। इतना लिखने का ये है, इसके बाद और कंटिन्यू है, वो थोड़ा सा बाकी है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक। अब ये मेंशन करेंगे हम लोग, इफ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, देन w इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज हाफ m v स्क्वायर।
तो वर्क डन इतना है। अब हम बोलेंगे कि वर्क डन में जो भी एनर्जी यूटिलाइज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में लिखे हुए थे सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। द एनर्जी यूटिलाइज्ड in the work done is transformed into kinetic energy K, kinetic energy K से डिनोट करते हैं, therefore kinetic energy equal to half mv। ठीक है, ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जो बचा हुआ पार्ट है ये भी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया? ले लिए सर। यस सर। हाँ सर। अब देखो न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं इस पार्ट में। अब आपके पास क्या है, देखोगे टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, इसमें और भी चीज जुड़ा हुआ है, सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, और भी अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में दिया है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि आप वो पढ़ोगे, लोअर क्लास में भी आप ये पढ़े हुए हो, तो पढ़ के रखना। यदि आप बोलोगे कि सर हाँ इसको आप पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, तो बताएंगे, और न लगेगा कि नहीं सर सब जाना हुआ है, पहले से पढ़े हुए हैं, तो आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में बी जो एक्सरसाइज है इसमें ये पोर्शन छूटा है, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे कि वो हम रिपीट करें कि ना करें। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस देखें, काफी आसान न्यूमेरिकल्स है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। वर्क का भी फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, और बाकी दो फॉर्मूला आपके पास आया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh और काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला का यूज होगा, और स्टार्टिंग क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक कागज में लिखे, 1 मिनट थोड़ा रुकोगे। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग बुक निकाल लो, बुक निकाले हो ना सबको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग में से पढ़ो, कोई पढ़ी? पढ़ो। Sir, a ball of mass 0.5 kg slows down from a speed of 5 meter per second to that of 3 meter per second. Calculate the change in the kinetic energy of the ball. ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर। Yes, है ना? हो जाएगा। सीधे आप लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, या हाफ m कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद देखोगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हम जो बुक शायद देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है ना, क्योंकि आप अभी जो क्वेश्चन पढ़े कुछ अलग था। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18 में क्या इस ढंग का क्वेश्चन है कि
कि कोई एक कार है या कोई एक व्हीकल है 1000 का, 1000 का है ट्रक या कार। Yes, sir. Trust. हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन ये है कि there is a truck of 1000 kgf and its initial velocity is 36 kilometer per hour and its velocity increases to 72 kilometer per hour in 2 minutes. Find work done and find power. क्या क्वेश्चन बन जाएगा? आप खुद सोच लो। मास दिया हुआ है, जब वेट है 1000 kgf तो मास है दिस और इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2 मिनट्स। हमको निकालना है वर्क इक्वल टू व्हाट, पावर इक्वल टू व्हाट। निकल जाएगा? Yes, sir. बिल्कुल, चलो बढ़िया, सबसे बन जाना चाहिए। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, SI यूनिट में चेंज। ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप वहां पे वर्क डन के लिए लिखोगे बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखोगे हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा हाफ v का मतलब 20 स्क्वायर, u का मतलब 10 का स्क्वायर, 500 400 माइनस 300। तो जो भी वैल्यू आया 1540 है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जी, है ना, ये है। अच्छा, पावर के लिए क्या करेंगे बताओ? Divided by 2. नहीं, divided by 2 into 60. गुड, ठीक है, मिनट में। तो सिंपल 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 60, जो भी आएगा ये आपका हो जाएगा क्या, इतना वाट, जो भी आएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। क्वेश्चन इसमें आसान मिलेगा आपके बुक में, हम देखे बस फॉर्मूला पे बेस्ड। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक, देखोगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया है कि अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम हैज मोमेंटम 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक बॉल है, इसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मोमेंटम दिया है 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें कितना वर्क डन किया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मास इतना है, कितना वर्क डन इस पे होगा, कितना वर्क डन इस पे किया जाए कि इसका मोमेंटम इतना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ दो एज इट इज। हम केवल डाटा लिखते हैं ना, तो एज इट इज क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ो। पढ़िए आप लोग में से कोई। Sir, how much work is needed to be done on a ball of mass 50 gram to give it a momentum of 5 kg per meter, sorry, meter per second? 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना? हाँ। ठीक है, चलो आप लोग बताओ क्या करोगे क्वेश्चन यदि सॉल्व किया जाए। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे? सबसे पहले मास को चेंज करेंगे, उसके बाद चेंज कर दिया क्या किलोग्राम में? यस सर। फिर आगे बताओ।
देखो मास चेंज करोगे किलोग्राम में, तो इसको भी आपको एसआई यूनिट में चेंज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, मास को चेंज नहीं करते, क्योंकि मोमेंटम भी सीजीएस यूनिट में ही दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं सीजीएस यूनिट में, और वेलोसिटी को चेंज करेंगे, हम वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोलेंगे P इक्वल टू mv होता है ना, और मोमेंटम का वैल्यू हमको पता है 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, m का वैल्यू है 50 इंटू v, ये ऐसे ही लिखते हैं। 50 कटेगा यहाँ से तो 10 आएगा, मतलब वेलोसिटी आया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, बाय 100 करेंगे, और सेकंड तो वही रहेगा, तो हम लोग सीधे बोलेंगे 10 बाय 100, ये मीटर में चेंज हो गया तो मीटर पर सेकंड हो। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लेना। और इस तरह से यहाँ जो वैल्यू है आपका आ जा रहा है 1/10 या 0.1 भी बोल सकते। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं किया है कि बॉल जो है पहले रेस्ट में था कि क्या है, तो इसका बोल रहा है कि भाई इतना इसका मोमेंटम होना चाहिए, तो डेफिनेटली कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या माने, पहले हम लोग रेस्ट में माने। अब बोलेंगे कि बाद में इसका मोमेंटम इतना हो गया, रेस्ट में था तो 0 था, बाद में मोमेंटम इतना हुआ, तो मोमेंटम है, तो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से होता है, वेलोसिटी के कारण, वेलोसिटी नहीं तो मोमेंटम 0। तो अब हम बोलेंगे कि इसका जो वेलोसिटी इसको इतना मिला, तो 0 से बाद में वेलोसिटी इतना हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हाफ m का वैल्यू अब एसआई यूनिट में पुट करो, एसआई यूनिट में अब यहाँ लिखना होगा, तो 50 बाय 1000, ये एसआई यूनिट में लिखना होगा। v स्क्वायर कितना है, 1/10 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देख लो, ये कटेगा, ये हटाते तो ये कटेगा 2.5 बाय 100, और ये भी 100 है, तो डिनोमिनेटर में है 10⁴, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। ऐसे इसी फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है सर, ये हम लोग का बुक का 20 नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे होगा, कितना है क्वेश्चन नंबर, सर ऐसा है ही नहीं। नहीं है। सर अच्छा क्वेश्चन में गलती है सर, मोमेंटम हम लोग का 500 ग्राम ने दिया है, वहाँ पे 5 kg दिया है। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है ना, छोड़ो यस सर। होता है ना, मतलब एडिशन में क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता है। हम जो बुक देख रहे हैं, हमारे पास बुक नहीं है, उसका पीडीएफ डाउनलोड है मेरे पास, तो वही हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है वो पिछले साल का होगा या 2 साल पुराना होगा, और अभी आप लोग लेटेस्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि हर बार तो नया एडिशन में निकाल देता है, नया बुक खरीदते हो आप लोग। ठीक है, तो यही होगा, वो क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है वो, इस कारण से। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।